नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कैश डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बारे में। डिस्काउंटेड कैश फ्लो के बारे में। तो उसके ऊपर आज बात करेंगे, जिससे हम लोगों को पता चलेगा कि किसी भी कंपनी की अभी जो वैल्यू है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, राइट? तो प्रसिद्ध, मुझे आप बताओ कि कैसे हम लोग किसी भी कंपनी को पहचान सकते हैं कि अभी वो अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। तो सर पहले तो है ना, फंडामेंटल एनालिसिस में वैल्यूएशन इज अ ह्यूज पार्ट। एंड वैल्यूएशन भी दो तीन अलग अलग तरीके से वैल्यूएशन निकाली जाती है कि एक होता है सम ऑफ द पार्ट्स, कि कंपनी अगर आज लिक्विडेट होती है तो कंपनी कितने असेट्स बेचेगी, फर्नीचर बेच के कितना पैसा रिकवर कर पाएगी। ओके। तो उसके कंपनी के जितने भी पार्ट्स है वो सबका सम करेंगे तो उसकी आज की वैल्यूएशन समझ आ सकती है कि उसके जितने असेट्स है उसके आज की वैल्यूएशन क्या है। ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वे सम ऑफ द पार्ट। दूसरा एक होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा कि कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज, कंपनी के जो फ्यूचर के प्रॉफिट्स होने वाले उसके बेसिस पे आज की वैल्यू कंपनी की कितनी होनी चाहिए। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ, तो कि आज आपके पास 100 रुपया है तो आज उसकी वैल्यू 100 रुपया है। आपको मैं अगर बोलूँ कि मैं आपको 1 साल बाद 100 रुपया दूंगा तो आज उसकी वैल्यू 100 रुपया नहीं है, वो 100 रुपीज से कम है। राइट। करेक्ट, क्योंकि वो 1 साल बाद आपको 100 रुपीज मिलने वाला है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी टुडे हैज हाई वैल्यू देन मनी टुमारो। तो इसलिए वो जो 1 साल के बाद 100 रुपीज है उसको आज की वैल्यू पे लेके आएंगे। फिर मैं आपको बोलूंगा कि मैं 2 साल बाद भी आपको 100 रुपीज दूंगा, तो 2 साल के बाद का 100 रुपीज का वैल्यू और भी ज्यादा कम होगा आज। तो वैसे वही सेम लॉजिक में अगर जैसे आज अभी 2025 तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2026, यहाँ पे लिखता हूँ 2027, यहाँ पे लिखा मैंने 2028। आज 2025 है, आज का 100 रुपए का वैल्यू है। करेक्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे भी मैं आपको 100 रुपया देने वाला हूँ, पर उसकी वैल्यू आज की तारीख में कम है, तो मैं यहाँ पे उसको लेके आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल लेट से इसकी वैल्यू है 99 ले लेते हैं। ओके। ठीक है, मैं 2027 में भी आपको 100 रुपीज दूंगा, उसको भी आज की वैल्यू पे लेके आना है, तो वो 99 से भी कम होगा। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 98 फॉर एग्जाम्पल। अभी ऐसे रेंडमली मैं आपको एक इजी वे में बता रहा हूँ। हाँ। मैं आपको 2028 में भी 100 रुपीज दूंगा, उसको भी आज की वैल्यू पे अगर मैं लेके आऊंगा तो उसकी वैल्यू 98 से भी कम होगी, तो ये हो जाएगा 96। तो ये सबको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक वैल्यू XYZ अराउंड आपको 490 के आसपास राउंड ऑफ करके मिलेगा यहाँ पे। तो आपके आज की 100 रुपए की वैल्यू 490 है, जबकि 390 है, जबकि आपको ऐसे दिख रहा है 400 रुपीज। तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो का यही कैलकुलेशन होता है। और इसमें ये तो हमने अभी एब्सोल्यूट नंबर्स ले लिया है। करेक्ट। तो इसको अगर हम कंपनीज के पर्सपेक्टिव से देखें, उसमें क्या होता है कि एग्जैक्ट कंपनीज नेट प्रॉफिट कमाती है। कोई भी XYZ कंपनी है, वो आज की डेट में फॉर एग्जांपल प्रॉफिट कमाई है 100 करोड़। ये 100 करोड़ भी तो इंक्रीज होगा कंपनी का। करेक्ट। 2026 में लेट से 100 करोड़ हो गया 102 करोड़। 2027 में कंपनी कमाएगी 104 करोड़। 2028 में कंपनी कमाएगी समझो 110 करोड़। अभी ये सारे वैल्यूज को मुझे आज की डेट में लेके आना है, तो ये सारा बहुत सारा मैन्युअल कैलकुलेशन होता है। इसके लिए आपको एक डिस्काउंट रेट चाहिए कि ये आज की डेट में मुझे जो लेके आना है वो कितने परसेंटेज से डिस्काउंट करूं मैं। डिस्काउंट रेट इज नथिंग बट कंपाउंडिंग का अपोजिट, ऐसा समझ लो। कंपाउंड मतलब क्या कि 1 साल बाद 10% ग्रो किया, उसके बाद वो वैल्यू का और 10%, मतलब उसमें मैं ऐड कर रहे हैं। करेक्ट। तो डिस्काउंट में कंपाउंडिंग का अपोजिट होता है कि हम उसको डिस्काउंट कर रहे हैं, तो वो कितने रेट से डिस्काउंट करेंगे उसको हम बोलेंगे डिस्काउंट रेट। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अभी ये सारा मैन्युअल कैलकुलेशन करोगे ना आप, तो उसके बाद आज की जो वैल्यू आएगी उसके बेसिस पे आप कंपनी के स्टॉक का वैल्यूएशन निकाल सकते हो कि आज का जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वर्सेस ये कैलकुलेशन के बेसिस पे मेरा जो स्टॉक का प्राइस आया है वो अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। ओके। तो इसी तरीके से हम लोगों को पता चलेगा कि अभी लेना चाहिए या बेचना चाहिए। करेक्ट। तो लेना बेचना तो सेकेंडरी है, बट फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज कि हमको वैल्यूएशन समझना है कि ओवर वैल्यूड चल रहा है कि अंडर वैल्यूड चल रहा है स्टॉक। करेक्ट। अभी ये बहुत सारा मैन्युअल कैलकुलेशन है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज हमने पूरा बना के कैलकुलेटर बना के DCF का रेडार में दे दिया है। ओके। तो आप कोई भी कंपनी का स्टॉक ओपन करोगे तो उसको आप यहाँ पे उसका DCF कैलकुलेटर कर सकते हो। ओके। जैसे मैं अभी रेंडमली एक कंपनी ले लेता हूँ, बेलराइज इंडस्ट्रीज ले लिया। ओके।
तो यहाँ पे जो आपको ये सारे टैब्स दिखते हैं, चार्ट्स टैब है, रेशियोज टैब है, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, ये जितने भी टैब्स है उसमें एक टैब है DCF, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। अभी यहाँ पे रिवर्स बाय डिफॉल्ट है और DCF यहाँ पे दूसरा टैब है, राइट हैंड साइड पे आप देखोगे Okay. तो 2 टैब्स है, रिवर्स DCF एंड DCF। तो मैं रिवर्स DCF का कॉन्सेप्ट भी समझाता हूँ, ओके पहले DCF का एक बार कर लेते हैं। ठीक है। करेक्ट। अभी जो ये सारे मैंने टर्मिनोलॉजीज आपको बताई, डिस्काउंट रेट बताया, ग्रोथ बताया, वो सारा चीज़ें यहाँ पे आ गया है। ओके ये फर्स्ट चीज़ क्या है, अर्निंग्स पर शेयर कि कंपनी का अभी लास्ट 12 मंथ्स का अर्निंग्स पर शेयर कितना है। और ये नंबर कहाँ से आया 5.56? ये हर कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आता है, हाँ। तो लेटेस्ट 4 क्वार्टर्स, TTM बोलते हैं इसको, ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो लेटेस्ट 4 क्वार्टर्स हो गया सितंबर, जून, मार्च और सितंबर 2024 का क्वार्टर। ये सबका जो अर्निंग्स पर शेयर है ये 1.13 है, 1.69 है, 1.25, ये चारों का आप सम करोगे ओके तो आपको लास्ट 12 मंथ्स का, लेटेस्ट 12 मंथ्स का आपको अर्निंग्स पर शेयर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये अपना TTM लेटेस्ट 12 मंथ्स का अर्निंग्स पर शेयर का सम है कि पर शेयर अभी 5.56 रुपीज कमा रही है कंपनी। ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंट रेट जो मैंने बताया कि कितने परसेंटेज से हम डिस्काउंट करेंगे वो है। तो ये 9% कैसे आया? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। DCF का एक ये ड्रॉबैक है कि बहुत सारी चीजें अजम्पशंस है इसमें। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि मेरा डिस्काउंट रेट 9 रखेंगे। हाँ, पर ये डिस्काउंट रेट का मतलब क्या है वो भी मुझे बताओ। डिस्काउंट रेट मतलब एज एन इन्वेस्टर हाउ मच विल यू एक्सपेक्ट कि मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए। तो कम से कम 9% तो इक्विटी से हमको साल भर में मिलना ही चाहिए। अच्छा, तो वो ऐसा वैसा एक डिस्काउंट रेट, यस, दैट इज वन ऑफ द वेज कि आप समझ सकते हो कि डिस्काउंट रेट क्या है, कि मुझे कितना मिनिमम इंटरेस्ट तो चाहिए ही होगा इतना। ओके ठीक है। तो ये एक डिस्काउंट रेट हो गया। यहाँ पे अर्निंग्स पर शेयर का तो डिस्कशन कर लिया हमने। ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कि आप जैसे ये मैंने आपको बताया कि 100 का 102 करोड़ हुआ, 102 करोड़ का 104 करोड़ हुआ, बट ये तो रैंडम हमने नंबर लिया है। हमको कितने परसेंट से ग्रो कराना है कंपनी को। ये ग्रोथ सेल्स का है या प्रॉफिट का है, EPS का है, अर्निंग्स पर शेयर का CAGR है। तो यहाँ पे हमने एक आइडिया देने के लिए हिस्टोरिकल EPS भी यहाँ पे दे दिया है कि लास्ट 3 इयर्स में हिस्टोरिकल EPS का CAGR कितना है। तो ये कंपनी का 3 इयर्स का EPS अर्निंग्स पर शेयर का CAGR है 10.74%। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने ये फील्ड्स डाल के रखी है। ओके ठीक है। बट लेट से अगर ये मैं जो भी कंपनी देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये कंपनी 15% से ग्रो होने वाली है नेक्स्ट 3 इयर्स में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको चेंज कर लूंगा, 15 कर लूंगा। मुझे लग रहा है कि 5 साल का CAGR, नेक्स्ट 5 इयर्स का CAGR प्रॉफिट का ये कंपनी का रह सकता है 12%। ठीक है। तो ये एक अजम्पशन हमने डाल दिया। 7 साल का मुझे लग रहा है 10%, 10 साल का मुझे लग रहा है 7% फॉर एग्जाम्पल। ये सारा अभी रेंडमली नंबर्स डाल दिए। और टर्मिनल ग्रोथ रेट और एक कंपोनेंट होता है। टर्मिनल ग्रोथ रेट मतलब हमने 10 साल तक का तो ग्रोथ बता दिया, बट उसके बाद फॉरएवर कंपनी फॉरएवर 6% से तो ग्रो होती रहेगी। टर्मिनल ग्रोथ रेट का मीनिंग ही वो होता है कि एंड ऑफ लाइफ कंपनी जब तक जिंदा है तब तक उसका कितने % से ग्रो करेंगे। तो वो एक रैंडम नंबर हमने 6% डाल के रखा। सो ये जो EPS वाला जो एक्सपेक्टेशन रखने का नंबर है ना, वो तो हम कंपनी को ट्रैक करके करेक्ट कॉन कॉल पढ़ के भी थोड़ा बहुत आइडिया ला सकते हैं। यस। बट ये जो डिस्काउंट रेट वाला है और टर्मिनल वाला है वो हम ये अजम्पशन लगाना पड़ेगा। अब जैसे ये मैंने वैल्यूज चेंज कर दिया है, अब मैं सिर्फ कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे सारा कैलकुलेशन निकाल के दे दिया है। ओके तो अभी मुझे हाँ ये समझ रहा है क्या हुआ इसका। ये 3 इयर्स, यहाँ पे हमने 3 इयर्स का 15% डाला था, तो 3 इयर्स के हिसाब से 15% ग्रोथ रेट के हिसाब से इसका फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है 249 रुपीज। मतलब अभी होना चाहिए। करेक्ट। ये स्टॉक का प्राइस अभी होना चाहिए आइडियली 249 रुपीज, जिसके सामने चल रहा है स्टॉक 160 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वॉरेन बफेट जो है ना, वॉरेन बफेट ने ये टर्म बनाया था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मैं जब कुछ ट्रेड ले रहा हूँ मेरे पास कुशन कितना है, मार्जिन कितना है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सर एकदम बढ़िया एग्जांपल बताओ। आप ओलंपिक्स ट्रैक करते हो, ओलंपिक्स में अच्छा ट्रैक नहीं करते, कभी तो देखा होगा सर आपने। हाँ, मतलब सुना है जब हमारे इंडिया वाले कुछ ना कुछ जीतते हैं। करेक्ट। हाँ। अभी उसमें स्विमिंग का रेस होता है। अभी जो आदमी ओलंपिक्स में स्विमिंग कर रहा है उसको लाइफ गार्ड की क्या जरूरत है, फिर भी वहां पे लाइफ गार्ड की होते हैं। हाँ, होते हैं वहां पे। तो वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है कि इन केस वो भले ही कितना भी एक्सपर्ट है, वो ओलंपिक्स रेस कर रहा है,
बट फिर भी कभी भी कुछ भी हुआ तो मार्जिन कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया है कि इसका वैल्यू इतना होना चाहिए। करंट चल रहा है 160 रुपया, तो इसके पास अब हमारे पास इतने 56% का मार्जिन है। 56% तक हम इसको, हमारे पास कुशन है, तो दिस इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। वैसे मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि 5 साल में भी उसकी वैल्यू सेम आ रही है, 7 साल में भी सेम आ रही है और 10 साल में भी। यस, तो यहाँ पे हमने सारे पैरामीटर में अगर देखें तो भी ये स्टॉक का प्राइस वैल्यू अभी के हिसाब से ज्यादा ही होना चाहिए था। अभी ये तो 15%, इफ दिस कंपनी डज नॉट अचीव 15%, तो थोड़ा कंजर्वेटिव अगर रहे, मैं बोलूँ 7% से ग्रो करेगी नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, मैं कैलकुलेट कराऊंगा 7% के हिसाब से भी इसका वैल्यू है 202। ओके। अभी इसमें मुझे लग रहा है कि डिस्काउंट रेट 9% बहुत कम लिया है मैंने। इसको 10% करेंगे अगर हम, तो कैलकुलेट करेंगे अगर, तो उसके हिसाब से 151 है। हाँ, तो ये तो पूरा गेम ही चेंज हो गया। पूरा गेम चेंज हो जाता है। तो ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो का एक ड्रॉबैक है। अभी यही ड्रॉबैक को हैंडल होता है रिवर्स डीसीएफ। ओके, रिवर्स डीसीएफ क्या बताता है? हमने डीसीएफ में क्या किया कि आगे के कैश फ्लोज को अज्यूम किया, अजम्पशन भी किया इसके बेसिस पे, ईपीएस के बेसिस पे, डिस्काउंट रेट के बेसिस पे, टर्मिनल ग्रोथ रेट के बेसिस पे। तो ये सारे पैरामीटर्स हमने अज्यूम करके डाले हैं, तो जिसके बेसिस पे हमको वैल्यूएशन मिला। रिवर्स डीसीएफ क्या बोलता है? मेरे को कोई अजम्पशन नहीं लेना है, मैं फैक्ट पे काम करूंगा। रिवर्स डीसीएफ बोलता है कि अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो स्टॉक प्राइस जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को कितने % से ग्रो करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इम्प्लाइड ग्रोथ रेट, जैसे ये रिवर्स डीसीएफ में आ गया, ये सारा डिफॉल्ट वैल्यूज अभी के लिए रहने दिया है। 3 इयर्स का इम्प्लाइड ग्रोथ रेट बता रहा है 15%। ठीक है, तो ये 15% देख के हम अजम्पशन ले सकते हैं कि आज का जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस, वो तब जस्टिफाइड है जब आपको लग रहा है कि ये कंपनी 15% से ग्रो कर सकती है क्या नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। आपको अगर लग रहा है कि हाँ यार 15% तो निकाल लेगी कंपनी हर 3 साल, मतलब फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, तो फिर इसका वैल्यूएशन, आज का वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। ओके, इसमें एक पैरामीटर होता है टर्मिनल मल्टीपल। मतलब यहाँ पे हमने पीई रेशियो लेके रखा है कि करंट टीटीएम पीई रेशियो इसका 28 का है। 3 साल के बाद मैं कितना अज्यूम कर रहा हूँ कि कितना इसका पीई रेशियो होना चाहिए। अभी 28 है, मैं बोल रहा हूँ 3 साल के बाद लेट से इसका 20 का पीई होना चाहिए। 5 साल के बाद मैं बोल रहा हूँ इसका 15 का पीई होना चाहिए। 7 साल के बाद होना चाहिए 12 का पीई। 10 साल के बाद भी 12 ही रखते हैं अभी के लिए। तो खाली ये मुझे पी मल्टीपल रखना है कि इसका वैल्यूएशन मुझे 10 साल बाद कितना चाहिए, 5 साल बाद कितना चाहिए। तो ये खाली पी रेशियो मैंने अजम्पशन में एक डाला है, ठीक है, और कैलकुलेट किया। तो 20 के पी के हिसाब से अगर हमको चाहिए कि 3 साल के बाद 20 का पी होना चाहिए, तो आज के प्राइस के हिसाब से कंपनी को 17% ग्रो करना पड़ेगा। ओके, 17.77% फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। जब ये कंपनी, हमको लग रहा है कि ये कंपनी, हाँ ठीक है, कंपनी के कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने बोला है कि हम तो 20% से ग्रो करने वाले हैं, और हिस्टोरिकली भी अगर परफॉर्म कर रहा है, कंपनी प्रूव कर रहा है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, फिर तो जस्टिफाइड है। ये 3 साल में 18% तो कंपनी ग्रो हो ही जाएगी। ओके, 5 साल में भी 18% तो शायद हो ही जाएगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम आज का वैल्यूएशन कितने % से जस्टिफाई होगा वो कैलकुलेट करके रिवर्स डीसीएफ बता देना है। मतलब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक, यस, मतलब तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिवर्स डीसीएफ करके सिर्फ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करने हैं। यस, कि एज पर रिवर्स डीसीएफ जो जस्टिफिकेशन है, क्या कंपनी उसके अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, या एट पार दिखा रहा है, या आउट परफॉर्म कर रहा है। राइट। अब जैसे यहाँ पे हमने बाजू में कंपैरिजन के लिए हिस्टोरिकल, मतलब करंट पास्ट का 3 इयर्स का CAGR दे के रखा है। हाँ। तो पास्ट का 11% है, उसके सामने वो बोल रहा है कि अभी नेक्स्ट 3 इयर्स में 17% ग्रो होना चाहिए। तो इसलिए वो यहाँ पे रेड में दिख रहा है। ओके, अगर कोई कंपनी ऐसा है, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल्स में शायद देख रहा था, शक्ति पंप्स का अगर मैं देखूं, तो ये देखो, वो करंट EPS CAGR 79% है लास्ट 3 इयर्स का। हाँ। उसके सामने बोल रहे हैं आज का स्टॉक प्राइस जस्टिफाई करने के लिए कंपनी को 13% ग्रो होना चाहिए बस। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया, मतलब इसके प्रीवियस CAGR से, मतलब ग्रोथ से भी कम ग्रो करेगा तो आज का वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। ओके, बट ये रिवर्स डीसीएफ से आज का वैल्यूएशन जस्टिफाई है या नहीं है, वो पता चलेगा। यस, बट हमको वैल्यूएशन तो आज ही का निकालना है। हाँ। डीसीएफ में भी आज ही का निकाल रहे थे, बट उसमें बहुत सारे अजम्पशंस थे। हाँ। रिवर्स डीसीएफ में अजम्पशंस बहुत कम होते हैं। हम खाली एक ही चीज अज्यूम कर रहे हैं जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, कि मुझे पी रेशियो कितना चाहिए 3 साल बाद, बस एक ही अपना इसमें अजम्पशन है। तो दैट वे रिवर्स डीसीएफ इज मोर प्रैक्टिकल एंड ज्यादा
मतलब बहुत कम assumptions है। वैसे आप कौन सा यूज करते मैं भी रिवर्स DCF यूज करता हूँ रिवर्स ज़्यादा। DCF यूज Yes। करते हो? क्योंकि DCF में बहुत सारे assumptions है, और जैसे हमने अभी देखा था, एक छोटा वैल्यू भी चेंज करेंगे ना तो बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है वैल्यूएशन में और हर चीज में। करेक्ट। इसके बेसिस पे हमको ट्रेड्स नहीं करना चाहिए। दिस इज जस्ट अ अजम्पशन, दिस इज जस्ट अ बेंचमार्क कि मैं वैल्यूएशन कितना है वो डिसाइड कर सकूं। तो इसके बेसिस पे ट्रेड मैं खुद भी नहीं करता हूँ, क्योंकि दिस डेटा कैन चेंज, एंड इसके बेसिस पे खाली एक बेंचमार्क लेना चाहिए कि ये कंपनी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड तो नहीं है ना, बस खाली इतना ध्यान रखने के लिए ये टूल यूज करना चाहिए। मतलब आप एग्जिट के लिए यूज यस, एग्जिट के लिए यूज कर सकते हो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है कोई कंपनी का वैल्यूएशन, तो उसको यहाँ पे हमको दिखेगा कि अभी के प्राइस, फॉर एग्जांपल जो कोई स्टॉक बहुत ज्यादा चल गया होगा। एक काम करते हैं ना, ट्रेंड का देखो, ट्रेंड का रिसेंटली बहुत चल गया था, फिर वो स्टॉक गिर भी गया था। ट्रेंड का भी बोल रहा है कि आज का वैल्यूएशन जस्टिफाइड है अगर वो नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए 18% CAGR से ग्रो कर पाएगा। तो हिस्टोरिकल तो अभी तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था कंपनी, बट नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए भी अगर 18% से ग्रो कर पाएगा कंपनी तो जस्टिफाइड है। बट सर आज का वैल्यूएशन भी 45 का PE है, सॉरी 89 का PE है। हम 89 का PE भी बहुत ज्यादा होता है। इसको हम अगर 50 कर लेंगे कि मुझे 3 साल बाद 50 का PE चाहिए इसका, तो इसके बेसिस पे बोलेगा कि वो 30% से ग्रो करना चाहिए। हाँ, फिर तो नहीं होगा। फिर 30% इज नॉट इजीली अचीवेबल। हाँ। तो ये हमको एक अजम्पशन मिल जाता है कि यार 50 का PE अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ 3 साल के बाद कंपनी का, तो उसके लिए 30% से ग्रो करना पड़ेगा। वो हमको खाली परसेंटेज से देख के समझ आ जाएगा कि यार ये कितना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। करेक्ट। मतलब आपने ये सही बोला कि ये रिवर्स DCF हो गया या DCF हो गया, उसके बेसिस पे ट्रेड लेने की जगह पे उसको एज अ कंफर्मेशन टूल आप यूज कर सकते हो। सो थैंक यू प्रसिद्ध, बहुत अच्छा ये आपने बताया हम लोगों को। वैसे आप लोगों को कैसा लगा ये पॉइंट, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। क्या आप लोग भी रिवर्स DCF या DCF को यूज़ कर रहे थे, और अगर कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज जो भी आपको लगता है वो भी आप नीचे कमेंट्स में बताइए। अगर आप कोई आने वाले टाइम में फंडामेंटल टॉपिक के ऊपर हमारे तरफ से कोई वीडियो चाहते हो, मेरे और प्रसिद्ध के साइड से, कि आप चाहते हो कि प्रसिद्ध आके कोई टॉपिक पे डिस्कशन करे, तो वो नीचे कमेंट्स में बताइए। हम लोग वो देखते रहते हैं कमेंट्स, और उससे ही हमको आइडिया मिलता है कि हम आपको और क्या बता सकते हैं। सो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर करिए, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक यू प्रसिद्ध। थैंक यू सर।